कृष्ण की तरफ से अभी तक कोई कॉल नहीं आई। हालांकि मैंने उसे कहा था कि वो वक्फे वक्फे से स्पेशल ट्रांसमीटर पर कॉल करके हमें हालात से आगाह करता रहे, क्योंकि मुझे यकीन है कि इमरान और उसके साथी हर सूरत में अड्डे तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। रास्कोफ ने होन बेचते हुए सामने बैठे अपने नायब नारोफ से मुखातिब होकर कहा। पास कृष्ण और उसके साथी तरबियत याफ्ता एजेंट है, इसीलिए उनकी तरफ से किसी किस्म की फिक्र की जरूरत नहीं है। कोई खास बात होगी तभी कृष्ण कॉल करेगा। नारोफ ने सर हिलाते हुए जवाब दिया। तुमने काम की रफ्तार तेज करवा दी है या नहीं? मैं चाहता हूँ कि अब मिशन मुकर्रर मुद्दत से पहले मुकम्मल हो जाए, क्योंकि बावजूद हर किस्म के तहफ़्फ़ुज़ के मेरे जहन में बहरहाल ये खदशा मौजूद है कि किसी भी लम्हे कुछ भी हो सकता है। रास्कोफ ने जवाब दिया। आप कतन बेफिक्र रहें बास, काम की रफ्तार तेज हो गई है और अड्डा हर लिहाज से महफूज है। अब मिशन की तकमील में ज्यादा देर नहीं लगेगी। नारोफ ने जवाब दिया। तुम वो स्पेशल ट्रांसमीटर ले ही आओ, मैं खुद कृष्ण से बात करता हूँ, मुझे तब भी तसल्ली होगी, रास्कोफ ने कहा। और नारोफ सर हिलाता हुआ उठा और इस कमरे से बाहर चला गया। रास्कोफ फोन बेंचे खामोश बैठा हुआ था। उसकी आंखों में अलबत्ता हदशात की परछाइयां रेंगती हुई साफ दिखाई दे रही थी। वो चूंकि पेशे के लिहाज से इंजीनियर था, इसीलिए उसका वास्ता इस किस्म के हालात से कभी नहीं पड़ा था। और इमरान और उसके साथियों की अब तक जैसी कारकर्दगी उसके सामने आई थी, उसने इसे वाकई परेशान कर दिया था। ये लोग उसकी तवक्को से कहीं ज्यादा शातिर और तेज थे। ये लीजिए बास, इसी लम्हे नारोफ ने कमरे में दाखिल होते हुए कहा। उसके हाथ में एक छोटा सा बॉक्स था जो उसने रास्कोफ के सामने रख दिया था। बॉक्स पर डायल, छोटे बल्ब और दो बटन मौजूद थे। रास्कोफ चौंक कर आगे की तरफ हुआ और उसने बॉक्स का एक बटन दबा दिया। बटन दबते ही इस फिक्स फ्रीक्वेंसी के ट्रांसमीटर का एक बल्ब जल उठा। ये सुर्ख रंग का बल्ब था। इसके साथ ही डायल पर मौजूद सुई भी तेजी से हरकत करती हुई दूसरी तरफ मौजूद हिंसे पर पहुंचकर रुक गई। रास्कोफ ने दूसरे बटन को प्रेस किया, फिर बोलना शुरू कर दिया। हेलो हेलो बास, रास्कोफ कॉलिंग, कृष्ण ओवर, रास्कोफ ने तेज लहजे में कहा। वो बार बार बटन को प्रेस करके यही लफ्ज दोहरा रहा था। काफी देर तक तो कॉल अटेंड ना हुई, लेकिन फिर अचानक दूसरा सब्ज रंग का बल्ब जल उठा और इसके साथ ही वो सुर्ख रंग का बल्ब जल उठा। यस कृष्ण, अटेंडिंग यू ओवर, कृष्ण की आवाज ट्रांसमीटर से उभरी। तुमने कॉल रिसीव करने में इतनी देर क्यों लगा दी कृष्ण ओवर, रास्कोफ ने फाड़ खाने वाले लहजे में पूछा, क्योंकि जितनी देर कृष्ण ने कॉल रिसीव नहीं की थी, रास्कोफ का जहन किसी अनदेखे खतरे के एहसास से थरा रहा था। उसे यूं महसूस हो रहा था जैसे कोई होलनाक खतरा उसके अड्डे को अपनी लपेट में ले चुका हो। सूरत हाल ही ऐसी हो गई थी। बहरहाल कामयाबी मुबारक हो बास, कृष्ण ने मुसरत भरे लहजे में कहा। क्या मतलब, कैसी कामयाबी? क्या वो इमरान और उसके सारे साथी मारे गए हैं? क्या वो रेंज एरिया में आ गए थे ओवर, रास्कोफ ने शदीद हैरत भरे लहजे में पूछा। नहीं बास, ये लोग सुरंग से अंदर दाखिल हुए थे ओवर, कृष्ण ने जवाब दिया। ओ पॉइंट 2 वाली सुरंग से? ओ वेरी बैड, इसका तो मुझे ख्याल ही नहीं आया था। इस सुरंग का उन्हें कैसे पता लग गया? मैं समझ गया, ये इस नावा शंगू की वजह से हुआ होगा। फिर क्या हुआ, तफसील बताओ ओवर, रास्कोफ ने तेज तेज लहजे में बात करते हुए कहा। आपका अंदाजा दुरुस्त है बास, वाकई नावा शंगू उन्हें लेकर आया था, लेकिन अब नावा शंगू समेत सब हलाक हो चुके हैं ओवर, कृष्ण ने जवाब दिया। किस तरह कृष्ण, आखिर किस तरह? पूरी तफसील बताओ। ये लोग इतनी आसानी से तो मरने वाले नहीं थे ओवर, रास्कोफ ने यकीन न करने वाले लहजे में कहा। आपका ख्याल दुरुस्त है बास, कि वाकई आसानी से मरने वाले नहीं थे, और इसका सबूत यह है कि मेरे चारों साथी भी उनके हाथों हलाक हो चुके हैं और मैं भी मरते मरते बचा हूँ ओवर, कृष्ण ने जवाब दिया। ओ तुम तफसील क्यों नहीं बताते, क्या चीज छुपा रहे हो ओवर, रास्कोफ ने हरक के बल चीखते हुए कहा। कृष्ण के इस पहेलियां बुझवाने वाले अंदाज से शदीद कोफत हो रही थी। बता रहा हूँ बास, आपसे मैं क्या छुपाऊंगा और क्यों छुपाऊंगा। हुआ ये कि जैसे ही ये लोग सुरंग में दाखिल हुए, हमें इत्तला मिल गई और हम उनके इस्तकबाल के लिए तैयार हो गए। चूंकि नंबर 2 की शॉर्ट रेंज में ईस्टर्न रेंज चार्जर फिक्स था, इसलिए मुझे इनका इस रेंज तक आने का इंतजार करना पड़ा। जब ये लोग इत्मीनान से चलते हुए ईस्टर्न रेंज में आए, मैंने चार्जर को ऑन कर दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि ये पूरा ग्रुप फौरी तौर पर बेहोश हो गया। चूंकि नावा शंगू उनके साथ था और मैं चाहता था कि नावा शंगू को हलाक करने की बजाय उसे अपने डब पर लाया जाए, ताकि शरपा कबाइल में बेचैनी पैदा ना हो जाए, क्योंकि नावा शंगू की मौत ज्यादा अरसे तक छुपी नहीं रह सकती थी। चुनाचे मैंने बड़े कमरे में मौजूद जंजीरों से इमरान और उसके साथियों को अच्छी तरह जकड़ दिया। वैसे भी स्टान रेस की वजह से वो बेहोश थे, लेकिन फिर भी मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता था। नावा शंगू को अलहदा कमरे में होश में लाया गया। फिर थोड़ी सी बातचीत से नावा शंगू मान गया। मैंने उसे सफेद फार्म औरतों का लालच दिया, जो उसकी कमजोरी है। उसके बाद मैं इन लोगों के हाथ में के लिए बड़े कमरे में पहुंच गया। नावा शंगू मेरे साथ था, लेकिन उसके बाद एक अजीब तमाशा हुआ। नावा शंगू ने अचानक मुझ पर हमला कर दिया और मेरी पेशानी पर जबरदस्त चोट मारी और मुझे बेहोश कर दिया। फिर अचानक मुझे होश आया तो मैंने देखा कि मेरे साथ फर्श पर इमरान की साथी सफेद फार्म औरत मुर्दा पड़ी थी और नावा शंगू इंतहाई परेशानी के आलम में खड़ा इस मुर्दा सफेद फार्म औरत को देख रहा था। उसके हाथों में साइनाइड जहर की शीशी थी। बहरहाल होश में आते ही मैंने उस पर हमला कर दिया और उसे मार डाला, क्योंकि अब इसके सिवा और कोई चारा नहीं था। इमरान और उसके साथी बेहोश थे। मैंने बेहोशी के आलम में उनका खात्मा कर दिया। फिर जब वहां से फारिग होकर मशीन रूम में आया,
तो मेरे चारों साथी मुर्दा पड़े थे, उनके जिस्म गोलियों से छलनी पड़े हुए थे। यकीनन ये नावाशंगू का काम था। ओवर क्रिश्चियन ने पूरी तफसील बताते हुए कहा। और तुमने बैक वक्त तो मुझसे खबरें दी हैं। तुम्हारे साथियों के मरने से मुझे रंज है और इमरान और उसके साथियों की मौत से मुझे बेपनाह मुसरत हो रही है। लेकिन अब क्या करना है? ओवर रास्कोफ ने कहा। जैसे आपको हुक्म बास, ओवर क्रिश्चियन ने जवाब दिया। मैं खुद इमरान और उसके साथियों की लाशें देखना चाहता हूँ। तुम ऐसा करो, इन सब की लाशें मशीन रूम में इकट्ठी करो। मैं कीमोफ्लॉजिंग खत्म कर देता हूँ। जाहिर है इसमें घंटा लग जाएगा। इसके बाद मैं ऑस्ट्रियो मशीन के जरिए उनकी लाशें देखूंगा। जब मेरी पूरी तरह तसल्ली हो जाएगी तब मैं तुम्हारे लिए स्पेशल वे खोल दूंगा और तुम हमारे पास आ जाना। ओवर रास्कोफ ने कहा। बास आप खुद यहाँ आ जाए और मशीन की बजाय बराह रास्त अपनी आंखों से उनकी लाशें देख लें। ओवर क्रिश्चियन ने जवाब देते हुए कहा। नहीं, मैं अड्डा नहीं छोड़ सकता। ऑस्ट्रियो में देखने से ही मेरी तसल्ली हो जाएगी। ओवर एंड ऑल रास्कोफ ने कहा और ट्रांसमीटर का बटन ऑफ कर दिया। क्या आपको क्रिश्चियन की बात पर यकीन नहीं है बास? मेरा तो ख्याल है कि वो बेहद जिम्मेदार आदमी है। ओवर नारोफ ने हैरत भरे लहजे में कहा। वो है तो जिम्मेदार आदमी, लेकिन न जाने क्या बात है कि मेरा दिल इसकी बात को तस्लीम नहीं कर रहा। उसकी एक बात ने मेरे जहन में खटक पैदा कर दी है, इसीलिए मैं पूरी तरह तसल्ली करना चाहता हूँ। ओवर रास्कोफ ने मुंह बनाते हुए कहा। कौन सी बात बास? नारोफ ने बुरी तरह चौंकते हुए कहा। उसने बताया है कि नावाशंगू ने उसे बेहोश कर दिया जब वो होश में आया और उसने नावाशंगू को कत्ल कर दिया। लेकिन नावाशंगू उसके साथियों को पहले ही गोलियों से छलनी कर चुका था। सवाल पैदा होता है कि इस नावाशंगू ने क्रिश्चियन को इस बेहोशी के आलम में क्यों कत्ल नहीं किया। दूसरी बात अब मेरे जहन में आ रही है कि क्रिश्चियन ने ये तो बताया नहीं कि उसने कॉल रिसीव करने में देर क्यों कर दी। रास्कोफ ने कहा और नारोफ बेइख्तियार सर हिलाने लगा। बास, वाकई आपका जहन सीक्रेट एजेंटों की तरह काम करता है। मेरे जहन में तो इस किस्म की कोई बात ही नहीं आई, हालांकि मैं भी आपके साथ बैठा उसकी गुफ्तगू सुन रहा था। नारोफ ने बड़े तजस्सुस भरे लहजे में कहा। हाँ, सोचने की हद तक तो मैं भी सीक्रेट एजेंट हूँ। बहरहाल तुम कीमोफ्लाज खत्म कराओ ताकि मैं इमरान और उसके साथियों की लाशें देख सकूँ, रास्कोफ ने कहा और नारोफ सर हिलाता हुआ मुड़ा और बैरूनी दरवाजे से बाहर निकल गया। दर्द की एक तेज लहर इमरान के जिस्म में पैदा हुई और उसका सोया हुआ जहन अचानक जाग उठा। उसकी आंखें एक झटके से खुली और इसके साथ ही इसके जहन में वो मंजर खुद ब खुद उभर आया जिसे देखते हुए वो बेहोश हुआ था। उसने फौरन ही नजरें घुमाकर जूलिया की तरफ देखा, क्योंकि सामने आया तो नावाशंगू हाथ में कोड़ा उठाए खड़ा था और ये कोड़े की ही ज़र्ब थी जिसकी वजह से इमरान की बेहोशी खत्म हुई थी। नावाशंगू को उसने आंखें खोलते ही देख लिया था, जबकि जूलिया एक साइड पर पड़ी थी, इसीलिए उसकी तरफ देखने के लिए उसे नजरें घुमानी पड़ती थीं। और दूसरे लम्हे उसकी आंखों में शदीद हैरत के तासुरात उभर आए, क्योंकि जूलिया का चेहरा बता रहा था कि वो मुर्दा नहीं है। हालांकि साइनाइड की खुली हुई शीशी उसके साथ ही फर्श पर पड़ी हुई थी। मैं तो तुम्हें इसीलिए होश में लेकर आया हूँ इमरान की ये शीशी तो खाली थी, इसमें तो कुछ था ही नहीं और इस तरह की दूसरी कोई शीशी मुझे नजर नहीं आई। इसीलिए अब तुम बताओ कि तुम किस तरीके से होश में आए थे, ताकि मैं इस तरीके से इस सफेद फार्म औरत को होश में लेकर आऊं, नावाशंगू ने तेज लहजे में कहा। उसकी बात सुनकर फौरी तौर पर इमरान के दिल में मुसरत की एक तेज लहर दौड़ पड़ी और इसके साथ उसके हलक से इत्मीनान भरी सांस निकल गई। शीशी हाली थी। ओह खुदाया, तो कितना रहीम है। अगर शीशी हाली ना होती तो अब तक जूलिया मौत की वादी में दाखिल हो चुकी होती। इमरान के मुंह से बेइख्तियार निकला। बताओ, इसमें अब मैं ज्यादा देर तक यहीं रुकना नहीं चाहता। जल्दी करो ताकि मैं इस सफेद फार्म औरत को होश दिलाकर साथ ले जाऊं, नावाशंगू ने तेज लहजे में कहा। अरे वो क्रिश्चियन, उसका क्या हुआ? वो अभी तक होश में नहीं आया। इमरान को अचानक क्रिश्चियन का ख्याल आया। वो होश में आ रहा था, इसके मुंह से कराह निकली थी। मैंने उसकी होश में आने से पहले ही उसे गोली मार दी, नावाशंगू ने कहा। और इमरान ने गर्दन घुमाकर देखा तो क्रिश्चियन की खोपड़ी पुर्जों में बिखरी हुई थी। नावाशंगू ने गोलियां उसकी खोपड़ी में उतार दी थी। हाँ, मैं बताने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरे हाथ इन जंजीरों से आज़ाद करना पड़ेंगे, इमरान ने फौरन ही एक ख्याल के तहत कहा। क्यों तुम इस तरह बंधे हुए होश में आ गए हो? नावाशंगू ने तेज लहजे में पूछा। सुनो, ये एक मखसूस तरीका है। मैं खुद तो मखसूस अंदाज में बेहोश जहन को हरकत में लाकर होश में आ सकता हूँ, लेकिन दूसरे को होश में लाने के लिए मुझे दोनों हाथों से कुछ देर तक उसकी गर्दन को मखसूस अंदाज में हरकत देनी पड़ेगी। सुनो, मेरे पैर तो बहरहाल बंधे हुए हैं, इसलिए तुम्हें तो मुझसे कोई खतरा नहीं हो सकता। लेकिन तुम्हें अपनी शर्त याद है ना? इमरान ने बड़ी सरसरी से लहजे में कहा। नहीं, तुम खतरनाक आदमी हो, ऐसा न हो कि तुम कुछ कर गुजरो, नावाशंगू ने होंठ चबाते हुए कहा। मेरी तलाशी ले लो, खाली हाथों से मैं क्या कर सकता हूँ, जबकि तुम्हारे पास तो मशीन पिस्टल भी मौजूद है, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। और नावाशंगू कुछ देर सोचता रहा। अगर मैं ऐसा ना करूं और बजाय इसके तुम सबको इस औरत समेत मार कर वापस चला जाऊं तो ज्यादा बेहतर नहीं है, नावाशंगू ने होंठ चबाते हुए कहा। ये तुम्हारी मर्जी है। अगर तुम अपने हाथों सफेद फार्म औरत को खत्म कर सकते हो और उसके साथ से हमेशा के लिए महरूम होना चाहते हो तो ठीक है, मैं क्या कर सकता हूँ, इमरान ने जवाब दिया। और नावाशंगू सर हिलाता हुआ आगे बढ़ा। उसने हाथ में पकड़ा हुआ मशीन पिस्टल जेब में डाला और इमरान की तलाशी लेनी शुरू कर दी। लेकिन शायद उन्हें बांधने से पहले ही उनकी तलाशी ली जा चुकी थी, इसीलिए इमरान की जेबों में मौजूद सारा असलहा गायब था। जब नावाशंगू की पूरी तरह तसल्ली हो गई तो वो पीछे हटा। उसने जेब से मशीन पिस्टल निकाला। दूसरे लम्हे गोलियों की तरतराहट से कमरा गूंज उठा।
चंद लम्हों बाद इमरान के दोनों हाथ जंजीरों हट जाने की वजह से आज़ाद हो चुके थे। गोलियां चलाकर नावा शंगू इंतहाई तेजी से पीछे हट गया। अब ले आओ इसे होश में, नावा शंगू ने तकरीबन इमरान के करीब रुकते हुए कहा। इमरान आगे को झुका, फिर उसने झुके झुके अंदाज में अपने दोनों हाथ जूलिया की तरफ बढ़ाए, लेकिन जूलिया उससे काफी फासले पर थी, इसलिए बावजूद कोशिश के इमरान के हाथ उस तक ना पहुंच सके। इसे करीब लेकर आओ और इसका सर और गर्दन का रुख मेरी तरफ कर दो, इमरान ने अपने जिस्म को सीधा करते हुए कहा। नावा शंगू तेजी से आगे बढ़ा, फिर उसने झुककर जूलिया को एक बाजू से पकड़ा और उसे घसीटता हुआ इमरान की तरफ बढ़ने लगा। इमरान दीवार के साथ पुश लगाए सीधा खड़ा था। नावा शंगू जूलिया को घसीटने के साथ साथ इमरान की तरफ भी बड़े चौकन्ने अंदाज में देख रहा था, लेकिन इमरान बड़े मुतमईन अंदाज में ढीला खड़ा था, जिससे उसका इरादा हरकत करने का भी ना हो। नावा शंगू जूलिया को घसीटते हुए इमरान के करीब ले आया, फिर जैसे चीता अपने शिकार पर झपटता है, इसी तरह अचानक इमरान का जिस्म बिजली की सी तेजी से आगे की तरफ झुका और दूसरे लम्हे नावा शंगू उसके बाजुओं में जकड़ा उसके सीने से लग चुका था। इमरान का बाजू नावा शंगू की गर्दन के गिर्द और दूसरा उसकी कलाई पर जमा हुआ था, जिसमें नावा शंगू ने मशीन पिस्टल पकड़ा हुआ था। जो कि सिचुएशन ऐसी ही थी कि इमरान बराह रास्त उसके मशीन पिस्टल पर झपट नहीं सकता था। हालांकि नावा शंगू ने जिस हाथ में मशीन पिस्टल पकड़ा हुआ था वो हाथ इमरान की तरफ से मुखालिफ सिम्त में था, इसलिए इमरान ने झपट कर उसे अपनी तरफ खींचा और नावा शंगू घूमकर उसके सीने से आ लगा और इमरान का हाथ उसकी कलाई पर जम गया। नावा शंगू ने यकलहत उछलकर अपने आप को छुड़ाना चाहा, लेकिन जाहिर है इमरान की गिरफ्त में आ जाने के बाद उसका निकल जाना नामुमकिन ही था। इमरान एक झटके से उसका मशीन पिस्टल वाला बाजू ऊपर को उठाना चाहा, लेकिन उसी लम्हे नावा शंगू के हाथ से मशीन पिस्टल निकलकर एक चनाके से नीचे गिरा। शायद इमरान की गिरफ्त इस कदर ताकतवर थी कि दब जाने की वजह से उसकी उंगलियां खुद बहुत सीधी हो गईं। मशीन पिस्टल के फर्श पर गिरने की आवाज सुनते ही इमरान ने यकलहत एक जोरदार झटका देकर तड़पते और जोर लगाते हुए नावा शंगू को आगे की तरफ उछाल दिया। इमरान को खतरा था कि कहीं वो पैर मारकर मशीन पिस्टल को दूर न उछाल दे। इस तरह इमरान की अब तक सारी प्लानिंग ही फेल हो जाती। नावा शंगू जोरदार झटका लगने से बेइख्तियार आगे की तरफ दौड़ता चला गया और इमरान मशीन पिस्टल उठाने के लिए तेजी से लपका, लेकिन जब तक वो मशीन पिस्टल उठाता नावा शंगू दौड़ता हुआ इस दरवाजे नुमा हालात से बाहर सुरंग में पहुंचकर घूम चुका था। इमरान ने मशीन पिस्टल हाथ में आते ही तेजी से अपने पैरों से बंधी हुई जंजीरों पर फायर खोला, लेकिन दूसरे लम्हे तड़िच की आवाज सुनाई दी और इमरान के हलक से एक तवील सांस निकल गई। मशीन पिस्टल का चैम्बर खाली हो चुका था। इमरान के होंठ पूरी तरह बिंच गए। किस्मत हर लम्हे उसका साथ छोड़ रही थी। वो सोच रहा था कि काश उसे पहले मालूम हो जाता कि मशीन पिस्टल खाली है तो वो इस नावा शंगू को जिंदा ना छोड़ता, क्योंकि अब नावा शंगू किसी भी लम्हे कोई गन लेकर वापस आ सकता था और इन जंजीरों को तोड़ने के लिए काफी वक्त चाहिए था। इमरान का जहन जैसे यकलहत माउस सा हो गया था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो किस तरह अपने आप को आज़ाद कराए कि उसे लम्हे हालांकि साइड से मशीन गन की नाल झांकती हुई दिखाई दी। इमरान का हच्छा दुरुस्त निकला था। इमरान ने मशीन पिस्टल का ट्रैगर बार बार दबाना शुरू कर दिया और मशीन पिस्टल से मुसलसल ट्रिच ट्रिच की आवाज़ें निकलने लगीं। इमरान ने जानबूझकर ऐसा किया था ताकि नावा शंगू को इत्मीनान हो जाए कि मशीन पिस्टल खाली है, वरना जिस अंदाज में इस मशीन पिस्टल की मौजूदगी की वजह से डर कर फायर खोलना चाहता था इमरान लाजमन अपने साथियों समेत हलाक हो जाता। लेकिन हाली पिस्टल की आवाज़ सुनकर नावा शंगू लाजमन सामने आ जाता और वही हुआ। जैसे ही कमरे में हाली मशीन पिस्टल की ट्रिच ट्रिच की आवाज़ें गूंजी, नावा शंगू मशीन गन उठाए उछलकर अंदर दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर शदीद नफरत के आसार नुमायां थे। हाँ हाँ, देखा मुकद्दस बुद्ध की करामात, तुमने मुझसे धोखा किया तो तुम्हारा पिस्तौल ही हाली हो गया। हाँ हाँ, अब भुगतो धोखे की सजा, नावा शंगू ने मुसर्रत से भरपूर लहजे में कह लगाते हुए कहा। तुमने भी मुकद्दस बुद्ध की कसम खाकर धोखा किया है, इसीलिए तुम्हारी मशीन गन का चैम्बर भी खाली है। बेशक देख लो, इमरान ने बड़े पुरयकीन लहजे में कहा और नावा शंगू की नजरें बेइख्तियार मशीन गन के चैम्बर की तरफ झुकी ही थीं कि इमरान का वो हाथ बिजली किसी तेजी से हरकत में आया जिसमें हाली मशीन पिस्टल मौजूद था। बारी मशीन पिस्टल उड़ता हुआ पूरी कुव्वत से नावा शंगू की नाक पर पड़ा और नावा शंगू चीख मारकर पुश्त के बाल उलट कर गिरा। उसके जिस्म ने चूंकि इज़्तिरारी तौर पर पीछे की तरफ झटका खाया था, इसलिए उसके हाथों से मशीन गन निकलकर कदरे आगे की तरफ गिरी और फिर इससे पहले कि नावा शंगू नीचे गिरकर खड़ा होता, इमरान ने आगे की तरफ झुककर मशीन गन पर कब्जा कर लिया। आप उठकर खड़े हो जाओ और सुनो, अगर जरा भी गलत हरकत की तो गोलियों से भून डालूंगा, इमरान ने घराते हुए कहा और नावा शंगू जरब खाकर खड़ा हो गया। मशीन पिस्टल की जरब उसकी नाक पर इतनी कुव्वत से पड़ी थी कि वो पिचक गई थी। इसकी नाक से खून निकलकर उसके मुंह और ठोड़ी से बहता हुआ नीचे गर्दन तक जा रहा था। नावा शंगू की आंखें बैक वक्त तकलीफ और खौफ से सुकर सी गई थीं। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, तुम्हें मुकद्दस बुद्ध की कसम, मुझे मत मारो, मैं अब तुम्हारे सामने कोई दुश्मनी नहीं करूंगा, सामने उठी हुई मशीन गन देखते ही नावा शंगू ने ऊंची आवाज में कहा और इमरान इस आदमी की अजीबो गरीब जहनियत पर हैरान रह गया कि खतरे का एहसास होते ही वो रोने गिगियाने और कस्में उठाना शुरू कर देता है, लेकिन मौका देखते ही तोते की तरह आंखें बदल लेता है। कोने में जाकर दीवार की तरफ मुंह करके खड़े हो जाओ, चलो वरना मैं ट्रैकर दबा दूंगा, इमरान ने इंतहाई सर्द लहजे में कहा। पहले वादा करो कि तुम मुझे मारोगे नहीं, नावा शंगू ने बड़े मासूम से लहजे में कहा। जाओ दीवार की तरफ मुंह करके खड़े हो जाओ, इमरान ने पहले से कहीं ज्यादा उसीले लहजे में कहा तो नावा शंगू का जिस्म यकलहत इस तरह कांपने लग गया जैसे उसे जाड़े का बुखार चढ़ गया हो। दूसरे लम्हे वो घुटनों के बाल वहीं फर्श पर ही ढेर हो गया।
وعدہ کر لو مجھے مت ماروگے، میں ہمیشہ تمہارا غلام بن کے رہوں گا، میں وعدہ کرتا ہوں، بڑے لاما کے اسٹوپے کی قسم، میں تمہارا غلام بن کر رہوں گا۔ ناوا شنگو نے انتہائی خوف سے کانپتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ یکلہت عمران کے سامنے سجدے میں گر گیا۔ اچھا وعدہ، جب تک تم میرے ہر حکم کی تکمیل غلاموں کی طرح کرتے رہو گے، میں تمہیں نہیں ماروں گا۔ ناوا شنگو کی حالت اس قدر ابتر ہو گئی تھی کہ عمران کو مجبوراً وعدہ کرنا پڑا۔ ظاہر ہے وہ خوف سے بری طرح کانپتے ہوئے شخص پر گولی چلانے سے رہا۔ اس نے فوری طور پر گولی بھی اسی لیے نہیں ماری تھی کہ وہ اسے اس وقت تک زندہ رکھنا چاہتا تھا جب تک وہ اس کی مدد سے شیشی نہ تلاش کر سکے جس سے اس کے ساتھیوں کو ہوش میں آ سکے۔ اب تک وہ یہ نہیں سمجھ سکا تھا کہ بجلی کی طرح چمکنے والی ایسی کون سی ریز تھیں جن کی وجہ سے وہ پلک چپکنے میں بے ہوش ہو گئے تھے اور صرف بے ہوش ہی ہوئے تھے، ان کے جسم مفلوج نہ ہوئے تھے۔ اس کا خیال تھا کہ ناوا شنگو نے یقیناً وہ شیشی دیکھی ہوگی جس سے اس سے ہوش میں لایا گیا تھا، لیکن اب یہ شیشی نہیں مل رہی تھی۔ عمران چاہتا تھا کہ اپنے پیر آزاد کرا سکے اور وہ ناوا شنگو پر سوالات کر کے وہ شیشی ڈھونڈ نکالے، ورنہ سارے ساتھیوں کی اس قدر طویل بے ہوشی ان کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی تھی۔ میں غلاموں کی طرح تمہارے ہر حکم کی تعمیل کروں گا، ناوا شنگو نے ہوش ہوتے ہوئے کہا۔ تو پھر چلو اس دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑے ہو جاؤ، جلدی کرو، عمران نے تیز اور تحکمانہ لہجے میں کہا، اور اس پر واقعی ناوا شنگو اس کے حکم کی تعمیل میں دوڑتا ہوا دیوار کی طرف گیا اور دیوار کی طرف لگ کر کسی بت کی طرح ساکت کھڑا ہو گیا۔ عمران نے مشین گن نیچے کی اور ٹریگر دبا دیا، ترتراہٹ کی آواز کے ساتھ ہی زنجیر کے ٹکڑے ہو گئے۔ عمران نے ایک نظر ناوا شنگو کو دیکھا لیکن وہ اسی طرح بے حس و حرکت کھڑا تھا۔ عمران نے مشین گن کا رخ بدلا اور ایک بار پھر ترتراہٹ کی آوازوں کے ساتھ ہی دوسرے پیروں میں بندھی ہوئی زنجیر کے ٹکڑے اڑے اور عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے قدم آگے بڑھا دیے۔ اس پر واقعی ان زنجیروں کی قید سے رہائی اس کے لیے مسئلہ بن کر رہ گئی تھی۔ آپ چلو میرے ساتھ اور مجھے دکھاؤ کہ کون سی شیشی سے انہوں نے تمہارے حلق میں قطرے ڈالے تھے، عمران نے ناوا شنگو سے مخاطب ہو کر کہا۔ وہ تو یہ ہے فرش پر پڑی نیلی شیشی، لیکن یہ تو حال ہی ہے، ناوا شنگو نے فرش پر پڑی ہوئی سائنائڈ کی شیشی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ تم چلو تو صحیح، چلو آگے بڑھو، عمران نے کہا اور ناوا شنگو سر ہلاتا ہوا آگے بڑھا۔ جب وہ دروازے والے حلقہ تک پہنچا تو عمران مشین گن اٹھائے اس کے عقب میں ہو گیا۔ وہ بے حد چوکنے انداز میں چل رہا تھا کیونکہ اب اسے ناوا شنگو کی کسی بات پر اعتماد نہیں تھا۔ سرنگ کچھ دور آگے جا کر ایک ہال نما کمرے پر ختم ہو گئی تھی۔ اس کا دروازہ بھی اسی طرح ہلا کی صورت میں تھا۔ عمران جب اس ہال میں داخل ہوا تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ یہ ہال نما کمرہ ایک جدید قسم کے مشین روم اور لیبارٹری کے انداز میں سجایا گیا تھا۔ دیواروں اور چھت سے تو یہی اندازہ ہوتا تھا کہ یہ کمرہ سرنگ کی طرح انتہائی قدیم زمانے میں تیار کیا گیا ہے، لیکن اس کے اندر موجود مشینری اور دوسرا سامان بے حد جدید تھا۔ اس کرشن کے ساتھی تو یہاں نظر نہیں آ رہے، عمران نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ ادھر کمرے میں ہے، وہاں بہت سا اسلحہ بھی ہے، ناوا شنگو نے انتہائی دائیں کونے میں اشارہ کرتے ہوئے کہا جہاں ویسے ہی دروازے کا حالات تھا۔ بتاؤ یہ نیلی شیشی تم نے کہاں سے اٹھائی تھی، عمران نے کہا اور ناوا شنگو تیزی سے ایک الماری کی طرف بڑھا جس میں کافی تعداد میں مختلف شیشیاں پڑی تھیں۔ انہوں نے میرے سامنے یہیں رکھی تھی وہ شیشی، مجھے یہاں فرش پر ہوش آیا تھا، انہوں نے مجھے رسیوں سے باندھ رکھا تھا، ناوا شنگو نے کہا۔ اور عمران غور سے ان شیشیوں کو دیکھنے لگا لیکن ان میں کوئی نیلے رنگ کی شیشی نہیں تھی۔ کیا وہ شیشی نیلے رنگ کی تھی، عمران نے پوچھا۔ ہاں ایسے ہی، بالکل ایسی ہی تھی، بلکہ وہی تھی، شاید اس میں چاند ہی قطرے تھے، پھر وہ خالی ہو گئی، ناوا شنگو نے کہا۔ عمران نے ایک شیشی اٹھائی، اسے کھولا تو وہ چونک پڑا کیونکہ یہ شیشی بھی خالی تھی۔ اور اس میں تو ساری خالی شیشیاں ہی پڑی ہیں، عمران نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے اوپر والے کھانے میں دیکھا، دوسرے لمحے اس کی نظریں ایک شیشی کی اوٹ میں پڑی ہوئی اسی طرح کی گہرے نیلے رنگ کی شیشی پر پڑ گئیں، اس پر بھی اسی طرح الفاظ تھے جیسے سائنائڈ والی شیشی پر تھے۔ عمران نے ہاتھ بڑھا کر اسے اٹھایا، اس پر اینٹی اسٹان ریز کے الفاظ درج تھے اور عمران کے منہ سے بے اختیار اطمینان بھری سانس نکل گئی کیونکہ اب نام سامنے آنے سے وہ سمجھ گیا تھا کہ انہیں ایسٹان ریز سے ہی بے ہوش کیا گیا ہے۔ ایسٹان ریز دماغی آپریشنوں کے لیے انتہائی اعلیٰ ترین ہسپتالوں میں استعمال کی جاتی تھیں۔ عمران نے اس کے متعلق پڑھا ضرور تھا لیکن اسے ان ریز کی اصل ماہیت اور خصوصیت کے بارے میں تفصیل سے پڑھنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اس ریز کو فوری طور پر سمجھ نہیں سکا تھا۔ عمران نے شیشی کا ڈھکنا کھولا تو شیشی بھری ہوئی تھی۔ آؤ میرے ساتھ، عمران نے کہا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ مشین گن اب اس کے کاندھے سے لٹک رہی تھی کیونکہ اب وہ آزاد ہو چکا تھا اور اب ناوا شنگو چاہنے کے باوجود اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا تھا۔ ناوا شنگو کا رویہ بھی بالکل غلاموں جیسا ہو گیا تھا لیکن اس کے باوجود عمران نے اسے واپس آتے والے کمرے تک لے جاتے ہوئے اپنے سے آگے ہی رکھا تھا۔ یہ لو شیشی اور اس کے چند قطرے جولیا کے حلق میں ڈال دو، عمران نے کمرے میں پہنچ کر شیشی ناوا شنگو کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ یہ تھی وہ شیشی، لیکن ناوا شنگو نے ایسے لہجے میں کہا جیسے اسے اب تک یقین نہ رہا ہو کہ وہ واقعی غلط شیشی اٹھا لایا تھا اور یہ واقعی جولیا کی قسمت تھی۔ یہ وہ شیشی خالی تھی، ورنہ تو جولیا اس غلط شیشی کے نتیجے میں لازماً اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتی۔ جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو، عمران نے سخت لہجے میں کہا۔ حکم کی تعمیل ہوگی آقا، ناوا شنگو نے واقعی غلاموں جیسے لہجے میں کہا۔ پھر اس نے شیشی کا ڈھکنا کھولا، ایک ہاتھ سے جولیا کے جبڑے بھینچے اور اس کا منہ کھلتے ہی اس نے شیشی کو ذرا سا ٹیڑھا کیا تو اس میں سے نیلگو رنگ کے محلول کے قطرے جولیا کے حلق میں گرنے لگے۔ بس کرو، عمران نے 5 قطرے گرنے کے بعد کہا اور ناوا شنگو نے شیشی سیدھی کر دی۔ اس پر ڈھکنا لگا دو، عمران نے کہا اور ناوا شنگو نے خاموشی سے ڈھکنا بند کر دیا۔
इमरान गौर से जूलिया को देख रहा था। चंद लम्हों तक तो जूलिया इसी तरह बेहिस्सो हरकत पड़ी रही जैसे पहले थी, लेकिन चंद लम्हों बाद उसके जिस्म में हल्की सी हरकत इमरान को महसूस होने लगी और इमरान ने इत्मीनान भरा सांस लिया। उसे खतरा भी था कि कहीं वो कोई गलत दवा इस्तेमाल ना कर रहा हो, लेकिन अब जूलिया के जिस्म में हरकत देखकर उसे इत्मीनान हो गया था कि उसका ख्याल दुरुस्त साबित हुआ है। वाकई उन्हें ईस्टर्न डेज से बेहोश किया गया था। वैसे ईस्टर्न डेज का इस तरह का इस्तेमाल उसके लिए एक नई बात थी, क्योंकि जहां तक उसने पढ़ा था कि ईस्टर्न डेज इंतहाई असर वाली डेज थी। इससे दिमागी खुलियस हो जाते थे और ऑपरेशन इत्मीनान से हो सकता था। और इसके लिए भी ईस्टर्न डेज के चार्जर को इंसानी खोपड़ी के अंदर एक सुई की मदद से फ्लैश किया जाता था, लेकिन यहाँ तो एक बड़े रकबे में कितने सारे अफराद फौरी तौर पर बेहोश हो गए थे। इसका यही मतलब हो सकता था कि रूसिया ने ईस्टर्न डेज को मखसूस तजर्बात की मदद से इंतहाई ताकतवर बना लिया था। उसी लम्हे जूलिया ने कराहते हुए आंखें खोल दी। जूलिया उठो, इमरान ने कहा, और जूलिया का शऊर इमरान की आवाज़ सुनकर एक झटके से जाग गया। उसने चौंक कर देखा और उठकर बैठ गई। ओ ये क्या, ये सब बंधे हुए हैं और मेरे हाथों और पैरों में भी जंजीरों के टुकड़े मौजूद हैं। जूलिया ने हैरत भरे अंदाज में जंजीरों से जकड़े हुए अपने बाकी साथियों की तरफ और खुद अपने बाजुओं में मौजूद हथकड़ियों नुमा हल्के इनसे मुंसलिक जंजीरों के टुकड़ों को देखते हुए कहा। उसी लम्हे इमरान को दूर से ऐसी आवाज़ें सुनाई देने लगी जैसे कोई ट्रांसमीटर कॉल हो रही हो।